गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडिटोरिया का जो ये फुल एंड टेस्ट 2 हुआ है 6 अगस्त को। आज हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जुड़ चुके हैं IAS PCS डिकोडर के साथ। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच उपनिषद सत्यमेव जयते मेंशन्ड। पहला क्वेश्चन है कि किस उपनिषद में सत्यमेव जयते मेंशन्ड है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऐतरेय उपनिषद या फिर ईशोपनिषद या फिर कठोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो ये जो फ्रेज़ है सत्यमेव जयते, उसका मीनिंग क्या होता है कि द ट्रूथ एलोन ट्रायम्स, मतलब सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, ये मुंडका उपनिषद में पाया जाता है। मेनली ये जो सेक्शन 1 वर्स 3 अगर कभी आ जाए, सेक्शन 1 और वर्स 3 में है। ठीक है, वर्स 3 में ये ध्यान रखना है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हमारा नेशनल मोटो है। क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये क्या है? हमारा नेशनल मोटो भी है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नेशनल मोटो है। ठीक है, और ये जो इंस्क्राइब किया हुआ था वो कहाँ पर था? जो नेशनल एम्बलम है ना हमारा, नेशनल एम्बलम जो शेर वाला, ये उसके जो बेस में ये चीज़ लिखी हुई थी सत्यमेव जयते। ठीक है, ये नेशनल एम्बलम के नीचे जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका आंसर क्या है? ये जब कब हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, जो किस बुद्धिस्ट काउंसिल में जब जो हीनयान और महायान में जो मतलब डिवाइड हुआ था बुद्धिज़्म, तो वो किस में हुआ था? वो फोर्थ में हुआ था। ठीक है, और फोर्थ में हुआ था तो इस समय ये किसके रीजन में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के रीजन में। ठीक है, जब कनिष्क के रूलिंग के टाइम में फोर्थ जो ये हुआ था काउंसिल, वो कहाँ पर हुआ था? वो ये कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि इसके जो चेयरमैन थे, वो चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन ध्यान रखना है आपको, वासुमित्र थे। ठीक है, वासुमित्र थे। ठीक है, और ये कब हुआ था? फर्स्ट सेंचुरी AD में, फर्स्ट AD में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। बाकी फर्स्ट आपको पता है कि ये कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। किसके टाइम पे? अजात शत्रु के टाइम पे। और इसके चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, सेकंड कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके टाइम पे? कालाशोका के साथ टाइम पे। और इस समय चेयरमैन कौन थे? सबा कामी। ठीक है, और तीसरा जो हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, वो कब हुआ था? अशोका के टाइम पे हुआ था। और इसमें जो चेयरमैन थे वो कौन थे? मोगलीपुत्ता तिस्सा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच ऑफ द हरप्पन साइट एविडेंस ऑफ प्लेग्राउंड फाउंड। आपके ऑप्शंस हैं रॉपर, राखीगिरी, धोलावीरा या कालीबागान। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्लेग्राउंड का मिला है वो कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। ठीक है, प्लेग्राउंड कहाँ से मिला है? धोलावीरा। ध्यान रखना, ढोल बजाने के लिए आना है तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो कहाँ आएंगे? तो प्लेग्राउंड में आना पड़ेगा। तो प्लेग्राउंड धोलावीरा, याद रखना है इसे करके। ठीक है, कनेक्ट करने। और ये धोलावीरा है कहाँ पर? ये धोलावीरा है आपका गुजरात में, ध्यान रखना है। ठीक है, ये गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रजापति वॉज द मेन डाइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लेटर पीरियड। लेटर पीरियड में जो प्रजापति है मेन डाइटी था किसका? गॉड ऑफ यजना, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वाटर या फिर गॉड ऑफ क्रिएशन। तो प्रजापति जो है ना, नाम से ही ना प्रजापति। ठीक है, तो प्रजापति जो है वो है गॉड ऑफ क्रिएशन। क्या बोलते हैं इसको? गॉड ऑफ क्रिएशन। इसको इक्वेट किया जाता है ब्रह्मा से भी। गॉड ऑफ क्रिएशन कौन है? ब्रह्मा से भी इक्वेट किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, ब्रह्मा से भी इक्वेट किया जाता है। अच्छा, अब जो ये जो है वाटर किसको बोलते हैं? ये इंद्रा को बोलते हैं। गॉड ऑफ वाटर किसको बोलते हैं? इंद्रा को बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो क्या बोलते हैं उसे गॉड ऑफ यजना किसको बोलते हैं? अग्नि को बोलते हैं। ठीक है, सेक्रीफिशियल फायर जिसको बोलते हैं, तो ये कौन है? ये अग्नि है। ठीक, और गॉड ऑफ वॉर कौन है? वरुणा। ये गॉड ऑफ वॉर कौन है? वरुणा। ध्यान रखना है, ये वरुणा। तो ध्यान रखना है, गॉड ऑफ यजना अग्नि, गॉड ऑफ वॉर वरुणा, गॉड ऑफ वाटर इंद्रा और गॉड ऑफ क्रिएशन ब्रह्मा या फिर प्रजापति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑफ विच रूलर इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन किसके मिले हैं? कुमारगुप्त 1, कुमारगुप्त 2, चंद्रगुप्त 2 या समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या है? कुमारगुप्त 1। इसके ये जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस इन्होंने रिलीज़ करे। ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे स्टोन इंस्क्रिप्शन होते थे या फिर कॉपर प्लेट होते थे या फिर कॉइन्स होते थे। ठीक है, ये सारे तो आपको ध्यान रखना है। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड कितना है? 415
BC से लेकर के 455 BC तक, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और कुमारगुप्त के ही थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मतलब इनके टाइम पे आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच उपनिषद वाज द प्रिंसिपल ऑफ निष्काम कामा फर्स्ट प्रोपाउंडेड। तो इसका ऑप्शंस है कठोपनिषद या मुंडकोपनिषद या ईशोपनिषद या फिर छंदोगया उपनिषद, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ईशोपनिषद, ठीक है, ऑप्शन सी ईशोपनिषद। अच्छा, ये अब प्रिंसिपल ऑफ निष्काम मतलब क्या होता है ना कि भाई कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ठीक है, फल की इच्छा के बगैर कर्म करते चलो, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ निष्काम। ये कहाँ पर मेंशन्ड है, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद जो है ना, ये मेनली क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्ट्स द आइडियल ऑफ सेल्फलेस एक्शन। ये ईशोपनिषद क्या है, सेल्फलेस एक्शन, सेल्फलेस एक्शन के बारे में बात करता है कौन, ये ईशोपनिषद, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कठोपनिषद क्या है, डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा। ये क्या है, डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा, ठीक है, एन एंड वाई। तो ध्यान रखना है कि कठोपनिषद क्या है, डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यामा। मुंडकोपनिषद क्या है, ये है आपका कि ये डिस्कस करता है हायर नॉलेज एंड ब्रह्मा को। ये कौन, मुंडकोपनिषद किसको है, हायर नॉलेज एंड ब्रह्मा, हायर नॉलेज एंड ब्रह्मा के बारे में ये बात करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये तो छंदोग्य उपनिषद है, ये जो एक्सप्लोर करता है वो मेडिटेशन वगैरह को, ठीक है। तो ये मेडिटेशन वगैरह को, किसको, मेडिटेशन के बारे में बात करता है, मेडिटेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चले अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द मुस्तहिब ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड में मुस्तहिब किसको कहा जाता था, आर्मी ऑफिसर, हेड ऑफ द करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर कंडक्ट ऑफिसर। तो ये क्या था, ये था मुस्तहिब। मुस्तहिब मतलब भैया आप अपना कैरेक्टर ठीक करो, तो ये क्या है, कंडक्ट ऑफिसर, यानी कि कैरेक्टर वगैरह के मामले में ये देख मतलब कि इसको ये करते थे, रेगुलेट करते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, कंडक्ट ऑफिसर, और इनका काम क्या था, इन्फोर्स शरिया लॉ, ठीक है, इंश्योर मोरल बिहेवियर, ठीक है। तो ये क्या है, शरिया लॉ को इंश्योर करना, और उसके बाद मोरल बिहेवियर को देखना, ठीक है, मोरल बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को कौन, ये सारा ये मुस्तहिब का ही काम था, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अमुक्त माल्यादा वॉज रिटन बाय विच फेमस रूलर। ऑप्शंस है देवराय टू, अच्युत देवराय, कृष्ण राय या फिर देवराय वन। तो इनको ये अमुक्त माल्यादा जो है, इनको लिखा किसने है, ये फेमस रूलर कौन है, ये कृष्ण देव राय, ठीक है। और कृष्ण देव राय जो है ये विजयनगर अंपायर से रिलेटेड है, ठीक है, विजयनगर अंपायर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये विजयनगर अंपायर के वन ऑफ दी मतलब ग्रेट रूलर है। इनका टाइम पीरियड है 1509 से लेकर के 29 तक, ठीक है, 1509 से लेकर के 1529 तक, ठीक है। और ये जो अमुक्त माल्यादा जो है, इसमें किसके बारे में डिस्कस करें, एक कहानी अंडाला के बारे में, एक अंडाला पोएटेस थी ना, अंडाला ये जो पोएटेस थी, इसी के बारे में इसमें बात किया गया है, ठीक है, जो कि विष्णु भक्त थी। ये कौन थी, अंडाला विष्णु भक्त थी। और लॉर्ड, इसका मानना, इसमें ये माना गया है कि इन्होंने शादी करी थी विष्णु से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये विष्णु भक्त थी, क्या थी, विष्णु भक्त, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जो ये अमुक्त माल्यादा है, इसमें जो कृष्ण देव राय हैं, उन्होंने अपने आप को एक डिवाइन नैरेटर के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या है, कृष्णदेव राय ने अपने आप को एक डिवाइन नैरेटर के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ध्यान रखना है कि ये विजयनगर अंपायर के थे, 1509 से 29 तक थे। इस अमुक्त माल्यादा में अंडाला के कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक विष्णु भक्त थी। उन्होंने माना जाता है कि इन्होंने विष्णु से शादी की थी, ठीक है। और अमुक्त माल्यादा में कृष्णदेव राय अपने आप को एक डिवाइन नैरेटर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ कृष्णा एंड विष्णु। ऑप्शंस है मीराबाई, दूदू दयाल, संत ज्ञानेश्वर या फिर चैतन्य महाप्रभु। इसका आंसर है चैतन्य महाप्रभु। कौन है, चैतन्य महाप्रभु। ये क्या थे, ये बंगाली सेंट थे। ये क्या थे, बंगाली सेंट थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बंगाली सेंट, ठीक है। इसके अलावा ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, ये भक्ति मोमेंट से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, भक्ति सेंट भी हैं, ठीक है, भक्ति सेंट भी हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये फॉलोअर हैं किसके,
इसको इनको माना जाता है कि ये इनकारनेशन है लॉर्ड कृष्णा और विष्णु के। यहाँ पे ना कृष्णा और विष्णु के इनकारनेशन के रूप में किसे देखा जाता है, तो माना जाता है ये चैतन्य महाप्रभु को ही माना जाता है। ठीक है, अब ये जो चैतन्य महाप्रभु ये कीर्तन करते थे, ध्यान रखना ये कीर्तन करते थे। ठीक है, कीर्तन करते थे और क्या बोलते हैं, चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, जिसको इसी को बोलते हैं कीर्तन। ठीक है, और अगला जो ये मीराबाई है, मीराबाई है डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये कृष्णा भक्ति, ये भी कृष्ण भक्ति थी। ठीक है, डिवोटी ऑफ कृष्णा। और दूदू दयाल ये भक्ति सेंट है राजस्थान से, ये कहाँ से थे, ये राजस्थान से है, दूदू दयाल भक्ति सेंट है। ठीक है, निर्गुणा भक्ति सेंट है, मतलब फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करते हैं। ठीक है, गॉड का कोई अवतार वगैरह नहीं है। ज्ञानेश्वरा जो है ये मराठी सेंट है, ये क्या है, ये मराठी है। ठीक है, महाराष्ट्र से, MH लिख देता हूँ। ठीक है, ये महाराष्ट्र से हैं और क्या बोलते हैं उसको, ये एक पोएट भी थे। ठीक है, इन्होंने लिखा है दयानेश्वरी। दयानेश्वरी में क्या है, भगवत गीता का डॉक्यूमेंट्री है। ये जो है दयानेश्वरी लिखी हैं। ठीक है, दयानेश्वरी। ठीक है, और ये क्या है, दयानेश्वरी एक्चुअली क्या है, ये भगवत गीता का डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, एवोल्यूशन ऑफ जजिया 1564, दीन इलाही 1582, महजरनामा 1578, एवोल्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स तो 1563। तो देखो ये एवोल्यूशन ऑफ जजिया, जजिया को हटाया था अकबर कब, 1564 में, सही बात है। दीन इलाही लाया था इन्होंने कब, 1582 में, सही बात है। इसमें क्या बोलते हैं उसको, सारे धर्म वगैरह को छोड़ करके एक नया दीन लाया था अकबर, वो कौन सा दीन का नाम क्या था, दीन इलाही। ठीक है, और इसके सिर्फ क्या बोलते हैं, एक ही आदमी फॉलोअर बने थे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन थे। ठीक है, और वो उनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, अकबर के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, आप बहुत सारी कहानियों में भी पढ़े होंगे, तो वही सिर्फ एक ही फॉलोवर मिले इनको दीन इलाही का, और वो कौन थे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब ये महजरनामा जो है ये 1588 नहीं बल्कि 1579 में, ये कब था, 1579 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और महजरनामा क्या था ना कि अकबर, ये एक अकबर का एक फरमान था, अकबर का एक फरमान था, जिसके तहत इन्होंने बोला था कि भाई जो भी कभी भी कोई रिलीजियस डिसएग्रीमेंट होगा ना, तो जो अकबर लास्ट में बोलेगा वही सत्य होगा। ठीक है, अगर कोई रिलीजियस डिसएग्रीमेंट हुआ तो अकबर जो फाइनल कहेगा वही फाइनल माना जाएगा। इसमें महजरनामा में उन्होंने यही बात कही थी। एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स 1563, ये भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये महजरनामा। अगला क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इशूड प्योर अरबिक क्वाइंस, प्योर अरबिक क्वाइंस को किस दिल्ली सल्तनत के किस रूलर ने मतलब पहली बार लॉन्च करा था या रिलीज़ करा था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्ताना, बलबन या फिर इल्तुतमिश। तो इसका आंसर है पहली बार जो दिल्ली सल्तनत के रूलर बने थे कौन थे, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का टाइम क्या था, 1211 से लेकर के 1236। ठीक है, सी, ये आपको ध्यान रखना है, 1211 से 1236 सी। ये स्लेव डायनेस्टी के थे, कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी था इनका। ठीक है, ये स्लेव डायनेस्टी के थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ये सुल्तान बने। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाइनेज सिस्टम लाया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाइनेज सिस्टम इल्तुतमिश ने ही लाया था। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वाइन लाए थे ये क्या बोलते हैं, दो टाइप के कॉइन, आपको ध्यान रखना है, दो टाइप के कॉइन। और वो कॉइन क्या थे, पहला सिल्वर, जो कि जिसको टका बोलते थे, सिल्वर कॉइन को क्या बोलते थे, टंका बोलते थे इसका। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, टंका। और कॉपर कॉइन को बोलते थे जीतल। ठीक है, सिल्वर टंका, और कॉपर को क्या बोलते थे, कॉपर को बोलते थे जीतल। ठीक है, एक मिनट, कॉपर को क्या बोलते थे, जीतल। कॉपर को क्या बोलते थे, जीतल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिल्वर टंका, कॉपर जीतल। इन्होंने ही सबसे पहले प्योर अरबिक क्वाइंस निकाला था, और उसमें इन्होंने मेंशन करा था खलीफा का नाम। ठीक है, अब्बासिद खलीफा था ना, उसका नाम। ठीक है, टू शो एलिजेंस टुवर्ड्स द खलीफा। तो खलीफा का नाम भी जो क्वाइन में मेंशन करे थे वो कौन करे थे, ये इल्तुतमिश ने ही करा था। ठीक है, ध्यान रखना है, खलीफा का नाम भी, खलीफाज नेम। ठीक है, क्वाइन पर किसने पहली बार क्या बोलते हैं उसको लिखवाया, तो इल्तुतमिश ने ही लिखवाया। अब अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेरोजी वाज दी, तो ऑप्शन इसका तो हो जाएगा ये डी इल्तुतमिश। अब आगे अगला है, दादा भाई नेरोजी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, विच पार्टी टिकट ही विन द इलेक्शन, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी या फिर लिबरल पार्टी। तो ध्यान रखना है ये लिबरल पार्टी से थे, कब, 1892 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है ईयर, कब, 1892। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन सिंगापुर अलॉन्ग विथ आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने कब बनाया,
ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943 या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, इस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम इन्होंने क्या रखा था, अर्ज ए हुकूमत हुकूमत ए आज़ाद हिंद, ये ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नाम क्या था, अर्ज ए हुकूमत आज़ाद हिंद, ये ध्यान रखना है आपको इनका। कहाँ पर, ये पे सिंगापुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, इसको रिकग्निशन किसने दिया था, रिकग्निशन किसने किसने दिया था, रिकग्निशन दिया था आपका जापान, जर्मनी, इटली और बर्मा। ध्यान रखना है, जापान, उसके बाद जर्मनी, इटली और बर्मा, इन सब ने इसको रिकॉग्नाइज भी करा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि बाय हुम दी वाज द न्यूज़पेपर नेम्ड द इंडिपेंडेंट पब्लिश्ड। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर को पब्लिश किसने करा था, के एम पनिकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर क्या है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कब लॉन्च करे थे, 1919 में, ये भी ध्यान रखना है आपको। और ये 1919 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो जो मीटिंग हुई थी 1919 में, उसके प्रेसिडेंट भी कौन थे, मोतीलाल नेहरू ही थे। ठीक है, जब जलियांवाला बाग मैसेकर भी इसी समय हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस पास द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो 3 जून 1947, 14 जून 1947, 19 जुलाई 1947 या फिर 14 अगस्त 1947। सबसे पहले 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या था, माउंट बैटन प्लान। ठीक है, 14 जून 1947 को कांग्रेस वर्किंग जो कमेटी है उन्होंने एक्सेप्ट किया था पार्टीशन को। 3 जून को हुआ और 14 जून को क्या हो गया, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पार्टीशन को 14 जून, 3 जून फिर 14 जून, ध्यान रखना है, 11 दिन बाद। और आपका जो 18 जुलाई 1947 ये इंडिपेंडेंट, ये नहीं बल्कि यहाँ 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, 18 जुलाई 1947 को आया था। और 15 अगस्त 1947, यहाँ पे 15 कर दो, 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। 3 जून माउंट बैटन प्लान, 14 जून एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी, 18 जुलाई 1947 वो हुआ था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, जिसके तहत क्या बोलते हैं उसको, इंडिया और पाकिस्तान बना। और फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। स्टेटमेंट्स हैं, ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द सेंटर टू प्रोविंसेस। दूसरा है द सिस्टम ऑफ डायरची इन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। तीसरा है अंडर दिस फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनियन बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम स्टेट बजट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। डायरची आया था, ठीक है, और यूनियन बजट और स्टेट बजट अलग हुआ था। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर को दिया गया था प्रोविंसेस को, ये सारे ही सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डायरची इंट्रोड्यूस किया था, इसी में आपको जो डुअल गवर्नमेंट में क्या होता है, रिजर्व सीट्स और ट्रांसफर्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट भी हुआ था। ठीक है, रिजर्व सर्विस में क्या, सब्जेक्ट्स में क्या क्या था, पुलिस था, लॉ एंड ऑर्डर था, फाइनेंस था। ये ठीक, ये किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के कंट्रोल में था। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये जो था इसको हैंडल कौन करता था, इंडियन मिनिस्टर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो ये सारी बातें आपको इसी एक्ट्स के थ्रू आई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है, और फिर उसके बाद है बैटल ऑफ बेदार, फिर है बैटल ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, और फिर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार तो हमें पता है कि ये 1767 से लेकर के 69 तक। ठीक है, बैटल ऑफ वांडी वॉश जो था ये कब था, ये 1760 में। ठीक है, और बैटल ऑफ बेदार जो था ये 1759 में। ठीक है, 1759 में, ये सब अगल बगल ही था। और फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है वो आपका हुआ था 1746 से 48, 1746 से 48। अब आप लगा लो, सबसे पहला क्या हो जाएगा, 1746 से 48 दो ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सब में है। उसके बाद कौन होगा, 1700 ये आपका हो जाएगा 1759, यानी कि 2 के बाद 3 होगा, तो ऑप्शन सी और डी होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1700 फिर 60 होगा, यानी कि 1 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या होगा 2, 3, 1, 4, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन द सेकंड स्टेट हु एक्सेप्ट वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस को कौन लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। कब? 1798 में। ये ध्यान रखना है, 1798 के करीब, ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे पहला स्टेट जो था वो कौन था? हैदराबाद, 1798 में ही, ठीक है, फर्स्ट स्टेट, ठीक है। सेकंड जो 1799 में मैसूर को हरा, ये जो है लॉर्ड वेलेस्ली किसको? टीपू सुल्तान को हराया और फिर मैसूर को अपने अंदर ले लिया सब्सिडियरी अलायंस 1799 में, ठीक है। उसके बाद अवध जो है वो 1801 में हुआ है, ठीक है, ये अवध जो है वो 1801 में हुआ है। मराठा 1803 में, ठीक है। तो सेकंड कौन होगा? मैसूर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब मिलाना है आपको कि ये किस किस से है। अब आप देखिए, सबसे पहले अभिनव भारत वी डी सावरकर थे, ठीक है, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एम.एन. जोशी, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये कौन है? चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, 1928 में। नौजवान भारत सभा कौन है? ये भगत सिंह से। अब आप मिला लो आंसर, ए का 4, 1 का डी, मतलब 1 का डी ऑप्शंस ये सारे हैं, और 2 का सी, 1 का डी 2 का सी। अब ए और सी में, ठीक है, ये और ये तो गया, ए और सी देख लो, और सी का 3 और 2 का सी, 3 का ए या बी, 3 का क्या है? 3 का बी है, तो थर्ड का बी कहाँ है? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभिनव भारत सोसाइटी जो है ये कब बना था? ये हुआ था 1904 में। ये कब है? 1904 में, ठीक है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का 1920 के करीब में, ठीक है। और उसके बाद इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के? लाला लाजपत राय, ये भी ध्यान रखना है आपको। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये जो रीनेम किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को, किसको? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को रीनेम करके क्या कर दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और ये कब? अभी मैंने बताया 1928 में, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना था? 1924 में, और 1925 में उसमें 28 में सोशलिस्ट जोड़ करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना? 1928 में। और नौजवान भारत सभा ये जो बना है ये आपका 1926 में। ये सभी बात, ये डेट्स याद रखने, ईयर्स याद रखने, कभी कभी आया था। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय डिड द व्हाइट म्यूटिनी टेक प्लेस? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड रीडिंग, या फिर लॉर्ड मिंटो? तो आंसर क्या है इसका? लॉर्ड रिपन। क्यों? इन्होंने इल्बर्ट बिल लाया था ना, क्या लाया था? इल्बर्ट बिल लाया था, इसीलिए इल्बर्ट बिल लेके आए थे। ये कब? 1883 में, 1800 कितने में? 1883 में। और जिसके कारण ये होता, 1883 में इल्बर्ट बिल लाए थे, जिसके तहत इन्होंने बोला था कि भाई अब क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स को भी क्या बोलते हैं, इंडियन जज सुन सकते हैं। तो इसी की वजह से ये सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने मतलब कि लिबरल करने की कोशिश करी थी, जिसका बहुत बुरी तरीके से विरोध हुआ था, और उसके बाद फिर फाइनली इसको टेक डाउन करना पड़ा था, इसको अमेंड करना पड़ा था, जो कि इसके ओरिजिनल पर्पस को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। तो ध्यान रखना है कि वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन, इन्हीं के समय इल्बर्ट बिल आया था, जो कि, और इन्हीं के समय आपको ध्यान रखना है फैक्ट्री एक्ट 1881 इन्हीं के समय आया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ये बहुत सारे काम कर रहे थे अच्छे अच्छे लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लिबरेट, अगला क्वेश्चन है, लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड रिपन को। अगला क्वेश्चन है, बाय हुम द इंडियन लीग इस्टेब्लिश? इंडियन लीग को इस्टेब्लिश किसने करा था? इंडियन लीग को इस्टेब्लिश किसने करा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष, या फिर सचिंद्र नाथ सान्याल? तो इसका आंसर क्या है? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने इस्टेब्लिश करा था इसको कब? इंडियन लीग को 1875 में, ध्यान रखना है, कब किया था? 1875 में। और इसका काम क्या था? पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, इंडिया के इंटरेस्ट को मतलब कि बताना लोगों को, ठीक है, कि इंडियन इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ठीक है। इन्होंने ही एक और पत्रिका निकाली थी, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी ध्यान रखना है आपको, बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, ये भी ध्यान रखना है। और यही अमृत बाजार पत्रिका जब 1878 में क्या आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, तो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये रातों रात अमृत बाजार पत्रिका को इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिए थे, मतलब इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर बना दिए थे, ये भी ध्यान रखना है, ताकि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 इससे बच सकें, ठीक है, क्योंकि वो जो लोकल पेपर्स थे उन पर पाबंदी लगा दिया था ना बहुत सारा, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द डिमांड ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्टेड? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया था कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट वाला? तो आपके ऑप्शन है बॉम्बे सेशन 1915, लखनऊ सेशन 1916, मद्रास सेशन 1914, या फिर अमृतसर सेशन 1919। तो इसका आंसर क्या है? लखनऊ सेशन में। लखनऊ सेशन में ही ना 2-3 चीज़ हुई थी, एक तो मुस्लिम लीग आया था,
मुस्लिम लीग के साथ INC का मिलान हुआ था, और दूसरा जो स्प्लिट हुआ था ना 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, तो गरम दल भी इसमें अगेन गरम दल ज्वाइन हो चुका था इस लखनऊ सेशन में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ था कब, आपका 1916 में। अगला, और ये जो चला था कब, ये मुस्लिम लीग और जब इससे मिला, और ये कब तक चला था, तो 1922 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ थे। फिर 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो फिर मुस्लिम लीग अपने पुराने रवैये में आ गया, तो जिसके कारण फिर अलग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल हु ऑर्डर दिल्ली एम्परर टू वैकेट द रेड फोर्ट एंड स्टे इन कुतुब मीनार सेलेक्ट इन पेयर, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा गवर्नर था और कौन सा उस समय दिल्ली का क्या बोलते हैं उसको, एम्परर था, जिसको बोला गया था कि अब आप कुतुब मीनार में रहेंगे, रेड फोर्ट में नहीं। तो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, शाह आलम टू, लॉर्ड कैनिंग, बहादुर शाह टू, लॉर्ड डलहौजी फर्रुखसियार, या फिर लॉर्ड डलहौजी बहादुर शाह टू। तो जब क्या बोलते हैं 1857 के विद्रोह से जस्ट पहले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, और डलहौजी ने ही बहादुर शाह टू को कहा था कि भैया अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है। और इनका मेन मोटो क्या था कि भाई जो इससे क्या होगा कि मुग़ल एम्परर का जो इम्पोर्टेंस है वो घट जाएगा, उनके प्रेस्टीज घट जाएंगे, ठीक है। और बस यही था कि भाई इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने इनको बोला था कि भाई अब आप कुतुब मीनार में रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड गांधीजी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। ऑप्शन है एटली, साइमन, या फिर चर्चिल, या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों कहा था, क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबेटन आए थे, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के साथ, ठीक है, तो उस समय बात हो चुकी थी ना कि भाई अब ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान क्या होंगे, बाइफरकेट होंगे। तो बाकी सारे जो लीडर्स थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से रिलेटेड चीज़ों के लिए दिल्ली आ गए थे। कहाँ गए थे, बाकी सारे लीडर्स दिल्ली पहुंच चुके थे, लेकिन गांधी जी को लग गया था कि भाई अब ये इतना सारा जो हिंसा होने वाला है, तो गांधी जी कहाँ रुक गए थे, गांधी जी बंगाल में ही रुक गए थे। और उनके रुकने के कारण वहाँ पर क्या हुआ था, गांधी जी कहाँ थे, गांधी जी कहाँ, बंगाल में रह गए थे। और इनका रहने का असर क्या हुआ था कि बंगाल में जो हिंसा हुई थी, पार्टीशन वाली हिंसा, वो बहुत कम हुई थी, और बगैर किसी फोर्स के, सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के प्रेजेंस की वजह से। तो इसलिए जो लॉर्ड माउंटबेटन ने इससे इतना इंप्रेस हुए, और उन्होंने कहा कि भाई बगैर किसी पावर, बगैर किसी आर्मी के एक आदमी अकेला था जिन्होंने इस पूरे सिचुएशन को इतना मतलब स्मूथली हैंडल करा वहाँ पर बंगाल में। तो इसलिए इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा था, वन मैन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज इंसिनेट वेस्ट। तो इसने कहा था कि भाई जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप जो ये फॉरेन क्लोथ्स को जला रहे हो, ये बिल्कुल वेस्ट है। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और लॉर्ड रीडिंग। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं कि वो मतलब कि ब्रिटिशर्स के मतलब के सपोर्टर थे, नहीं, वो उनका मानना था कि भाई इसका कोई दूसरा तरीका निकालो, ब्रिटिशर्स को तो हटाना है, लेकिन कोई दूसरे तरीके से, अपना नुकसान क्यों करना, अगर हम लोग जला रहे हैं तो अपने ही खरीद रहे हैं, फिर उसी चीज़ को जला रहे हैं, ठीक है। तो इनका ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो इसलिए मतलब उनका मानना था कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे इसको, तो इसलिए ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था। अगला क्वेश्चन था हुआ है, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ laying a railway line in India by Lord Dalhousie, promotion of trade and commerce, developing other facilities in the country, connecting mines with ports, act of public interest। तो act of public interest तो बिल्कुल नहीं, developing other facilities in the country इनका कोई कभी एम नहीं रहा, ठीक है। promotion of trade and commerce और connecting mines with port, इन दोनों में अब आपको ये सोचना है कौन बेस्ट है, मतलब ज़्यादा बेस्ट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ये कॉमन है, तो कॉमन में क्या होगा, इंडिया के लिए भी प्रमोशन ऑफ ट्रेड आ जाएगा, तो नहीं, यहाँ पे मतलब इंडियंस के लिए प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए थोड़ी सोचे थे, तो ये कॉमन स्टेटमेंट हो जाएगा। ये कनेक्टिंग माइंस विद पोर्ट, हमारे जितने भी माइंस वगैरह थे ना, उनमें जाना आना दिक्कत हो रही थी, तो क्या बोलते हैं उसको, ये लोग जो ट्रेन सर्विसेज लाए थे ताकि इन माइंस वगैरह को कनेक्ट किया जाए और इनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़िया से हो सके, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग विथ माइंस एंड पोर्ट्स, कनेक्टिंग माइंस विथ पोर्ट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन गया में कौन सा सेशन हुआ था। ऑप्शन है आपके वेयर वाज द 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 27वां सेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, गया, बांकीपुर, रामगढ़ या फिर रांची। तो आपको आपके 27th सेशन जो हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और क्या बोलते हैं उसको, ये जो गया सेशन हुआ था, ये गया सेशन हुआ था 1922 में। कब हुआ था, 1922 में। इसमें CR दास थे प्रेसिडेंट, और ये कौन सा वाला था, ये था आपका 37 था, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये गया सेशन में CR दास, और ये कौन सा था,
37th सेशन था, ठीक है। यहाँ पे 27 पूछा है। 27th सेशन का हुआ बांकीपुर में हुआ। कब हुआ था ये? 1912 में, ये ध्यान रखना 1912 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? RN मुधोलकर, याद रखना है कौन? RN मुधोलकर, ठीक है। और रामगढ़ सेशन हुआ था ये कब? 1940 में, ये ध्यान रखना है 1940 में हुआ था। और रामगढ़ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान रखना है अबुल कलाम आज़ाद, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ झलकी। द ट्रीटी ऑफ झलकी वॉज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड बालाजी बाजीराव, निज़ाम ऑफ हैदराबाद बाजीराव 1, निज़ामुल मुल्क एंड बाजीराव 2, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कौन? निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड बालाजी बाजीराव। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे उसमें कौन थे? आसफ जाह 1, क्या थे यहाँ? इसका निज़ाम कौन था? आसफ जाह 1, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और किसके साथ हुआ था? बालाजी बाजीराव, ठीक है। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना था। ये कौन? नाना साहब, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इनको नाना साहब भी कहा जाता है। और दूसरी बात है कि ये जो ट्रीटी ऑफ झलकी हुआ था, इसका क्या मकसद था कि भाई जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको चौथ देंगे। चौथ और सरदेशमुखी 2 टैक्स होते थे ना, तो इन्होंने इस ट्रीटी में ये हुआ था कि भाई हम लोग चौथ देंगे। चौथ कितना होता है? 25% ऑफ प्रोड्यूस। चौथ मतलब 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 मतलब 25% प्रोड्यूस का जो जितना भी 25% होगा वो देना होगा चौथ के रूप में। और चौथ क्या था? प्रोटेक्शन टैक्स था चौथ। ये चौथ जो था ना, ये चौथ के लिए ही ये एग्रीमेंट हुआ था। और चौथ जो था ये प्रोटेक्शन टैक्स था, प्रोटेक्शन टैक्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सरदेशमुखी था उसको बोलते थे रॉयल राइट टैक्स। सरदेशमुखी जो टैक्स होता था, ये सरदेशमुखी, इसको बोलते थे रॉयल, क्या बोलते थे? रॉयल राइट टैक्स। तो क्या बोलते थे? रॉयल टैक्स, ये ध्यान रखना है। और ये कितना होता था? ये 10% होता था। अब आप बताओ, ये 25, 10, 35, टोटल 35% टैक्स लगता था कभी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये जो मतलब कि प्रोटेक्शन टैक्स लेता था, मतलब कि जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो मराठा है उनकी सरकार नहीं होती थी या उनका कब्जा नहीं होता था, जहाँ पे निज़ाम लोगों का कब्जा होता था, लेकिन ये लोग चौथ लेते थे प्रोटेक्शन टैक्स के रूप में। अगला क्वेश्चन है हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कंप्लीट सिपॉय म्यूटनी, ठीक है, किसने कहा था? डिसराइल या फिर TR होम्स, लॉरेंस एंड सिल्ली या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये जो कंप्लीट सिपॉय मूवमेंट किसने कहा था? ये लॉरेंस एंड सिल्ली ने कहा था, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि TR होम्स ने कहा था, TR होम्स ने क्या कहा था? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म। TR होम्स ने क्या कहा था? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, क्या था? बार्बरिज्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये TR होम्स ने कहा था। डिसरेली ने क्या कहा था? ए नेशनल रिवोल्ट। डिसरेली ने क्या कहा था? कि इसको एक नेशनल रिवोल्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डिसरेली ए नेशनल रिवोल्ट, TR होम्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, लॉरेंस एंड सिली इन्होंने कहा था कंप्लीट सिपॉय म्यूटनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु मेड द पेंटिंग इन पेंटिंग का नाम क्या है? इन मेमोरियम डेडिकेटेड टू ब्रिटिश वुमन इन इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। ऑप्शन है जॉन टेनेली, थॉमस जॉन बेरकर, या फेलिकी बियाटो, या फिर सर जोसेफ नॉल पॉटन। ये कौन थे? सर जोसेफ नॉल पॉटन, इन्होंने ही ये पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम क्या था? इन मेमोरियल, ठीक है। और इसका जो मेन मकसद था वो क्या था कि भाई इन्होंने ना ये दिखाया था, एक ट्रिब्यूट, मतलब कि एक ट्रिब्यूट दिया था कि ब्रिटिश वुमन एंड चिल्ड्रन पे कितना अत्याचार हुआ भारतीयों के द्वारा, इस पर क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश वुमन्स और बच्चों पर, ठीक है। उन्हीं चीज़ को इन्होंने दर्शाया था ताकि सिंपैथी मिल सके ब्रिटिशर्स, मतलब लोगों का, कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स जो कर रहे हैं, इतना जो अत्याचार कर रहे हैं 1857 रिवोल्ट में भारतीयों पर, वो सही है। तो इसीलिए इन्होंने इसी चीज़ के लिए इस पेंटिंग को बनाई थी, सर जोसेफ नोएल पैटर्न, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का डायमेंशन कैसे है? प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकालते हैं भाई? प्रेशर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब न्यूटन क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड में क्या होगा? ये मीटर स्क्वायर, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो kg का क्या हो जाएगा? m मास, और मीटर का क्या होगा? l पे पावर -1, और पर सेकंड सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा? t पे पावर
-2 होगा ना, क्योंकि नीचे में है ना डिनोमीटर, यहाँ पे एक m तो कैंसिल हो चुका है ना इसके साथ, तो क्या होगा m l पे पावर -1 t पे पावर -2, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट का जो इरेक्ट इमेज हमेशा कौन बनाता है, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या प्लेन, कॉन्वेक्स। देखो प्लेन तो होगा, तो ये वाला ऑप्शन गया, तो प्लेन 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 तीन। कॉनकेव मिरर में भैया जब फोकस के अंदर रहते हो तभी वो क्या बोलते हैं उसको, इरेक्ट इमेज बनाता है, फोकस से बाहर रहोगे तो इरेक्ट इमेज नहीं बनाएगा। तो कॉनकेव गया, ये भी कॉनकेव गया, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स। अब आपको पता है कि कॉन्वेक्स में हम लोग कार वाले मिरर में क्या लगाते हैं, कार का जो मिरर होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो कॉन्वेक्स में कभी आपको ऐसा दिखा कि कार के शीशे में आदमी उल्टा दिख रहा है पीछे, तो कभी नहीं, चाहे वो किसी भी डिस्टेंस में हो, बगल में हो, दूर में हो, कहीं पर हो। तो आप इस तरह से भी, प्लेन में तो होता ही है, तो प्लेन एंड कॉन्वेक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज पिच विच डिपेंड्स ऑन, तो पिच जो है किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी या फिर एम्पलीट्यूड। देखो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड पे तो लाउडनेस करता है, लाउडनेस कितना इंटेंस होगा वो लाउडनेस, और एम्पलीट्यूड भी क्या करता है, लाउडनेस पे, ठीक है। और क्वालिटी से टोन डिसाइड करते हैं, कितना बढ़िया टोन है वो क्वालिटी पे डिसाइड। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पिच, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगा तो फिर पिच भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी अगर कम होगा तो पिच भी कम होगा, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच। अगला क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से जब पास करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट कौन करता है, तो आपको ये पता है कि विबग्योर, ये विबग्योर। रेड क्या होता है, लीस्ट मतलब कि डाइवर्ट होता है, और वायलेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये ऑर्डर है ना, मैक्सिमम से इधर इस साइड मिनिमम, और इधर क्या होता है, मैक्सिमम। तो अब बताओ वायलेट क्या होगा, वायलेट सबसे ज़्यादा डाइवर्ट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को सबसे पहले किसने दिया था। ऑप्शन है रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन या फिर नील बोर। तो इसके आंसर क्या है, जॉन डाल्टन, इन्होंने दिया था पहले क्या बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। और रदरफोर्ड ने क्या करा था, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी इन्होंने, ठीक है, ये आपको पता है। जे थॉमसन क्या था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। और नील बोर ने बोर्स एटॉमिक मॉडल ये भी दिए थे एटॉमिक मॉडल, लेकिन ये कब दिए थे, ये 1913 में दिए थे, ठीक है। और इन्होंने जॉन डाल्टन ने ये 1808 में ही दिया था, ठीक है, या 1808 में। कौन से ये एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम आप ध्यान रखें, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल। अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ग्रेटेस्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ग्रेटेस्ट कहाँ पर होगा। तो एट इक्वेटर, एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एट पोल। तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न तो हटा दो, ये बीच में, चाहे तो इक्वेटर पे होगा चाहे पोल पे होगा। तो अब आपको ध्यान रखना है, ये ग्रेविटी ग्रेटेस्ट बोला है ना, तो जी जो है ना वो डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से डिस्टेंस, रेडियस ऑफ मतलब रेडियस से, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ से। तो रेडियस ऑफ अर्थ सबसे कम कहाँ होगा, पोल पर होगा। आप पोल पे जाएंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ कम हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ कम हो जाएगा तो जी बढ़ जाएगा। इक्वेटर पे सबसे कम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे जी का वैल्यू आर का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। देखो हमारा अर्थ ऐसा है ना थोड़ा सा, तो यहाँ है तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज़्यादा है, ये इक्वेटर वाला पोजीशन है और ये पोल वाला पोजीशन है, तो ये जो डिस्टेंस है इस वाले डिस्टेंस से कम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 100 वाट बल्ब इज लिट फॉर 10 आवर्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी स्पेंट। तो देखो यूनिट निकालने क्या किस में निकालते हैं, किलो वाट आवर में, ठीक है। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट, ठीक है। अब आप किलो वाट आवर निकाल लो पहले, यहाँ पे जितना किलो वाट आवर होगा उतना यूनिट हो जाएगा। तो 100 वाट इंटू 10, तो ये कितना वाट आवर को किलो वाट आवर में बदलना है, तो किलो में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट आवर हो गया, 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर कितना होता है, 1 यूनिट, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन केमिकल वारफेयर, इन सोर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल या फिर इन द फॉर्म ऑफ डियोडोराइजेशन। इसका आंसर क्या, केमिकल वारफेयर। इसका यूज़ कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था मस्टर्ड गैस का यूज़, ठीक है, एज ए केमिकल वारफेयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन में जलन होती है, स्किन बिल्कुल बर्न कर जाता है, ठीक है, और आंखों में जलन वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुई थी इसका। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट कैन नॉट स्टैंड अपराइट इन स्पेस, द मेन रीजन इज देयर इज वेरी लिटिल एटमॉस्फेयर, ठीक है। अगला ऑप्शन है, ग्रेविटी इज एब्सेंट या फिर विस्कस फोर्स एट द एटमॉस्फेयर इज हाई या फिर सोलर विंड्स एक्सर्ट एंड अपवर्ड प्रेशर। देखो ये तो गलत है, विस्कस फोर्स और सोलर विंड, चाहे तो ग्रेविटी इज एब्सेंट या फिर ए वेरी लिटिल एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता है ना, अभी जो हमारा सुधांशु शुक्ला वगैरह गए थे तो एक एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहते थे ना वो लोग, तो ये ग्रेविटी कम है, ग्रेविटी की वजह से हम लोग खड़े हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी हमें खींचता है अपनी तरफ, तो आप प्रॉपर्ली स्टैंड हो पाते हैं, तो ग्रेविटी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, कि ओम,
इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टर या फिर हेनरी। तो इंडक्टेंस एक्चुअली है क्या? इंडक्टेंस का अगर आप डेफिनेशन वाइज जाओगे ना, इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस इज अपोजेज एनी चेंज इन करंट फ्लो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जनरेटेड बाय करंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो करंट जनरेट करता है वो अपोज करता है कोई भी चेंजेस हो करंट में, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। बाय जनरेटिंग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे ही करंट में कोई भी चेंजेस होगा तो वो अपने आप में एक इंडक्टेंस जो डेवलप करता है, ठीक है, वो किसके थ्रू? जनरेटिंग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा ये क्या बोलते हैं? अपोज करता है क्या? चेंज इन करंट, और उसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस बोलते हैं। और इसकी खोज सबसे पहले करी थी हेनरी ने, तो इसलिए इसका यूनिट भी क्या है? हेनरी ही है। ओम तो यूनिट किसका? ओम भी है रेजिस्टेंस का, ठीक है। इंडक्टर कोई यूनिट है ही नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कोई यूनिट है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स? सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसके हैं? आइसोटोप सबसे पहले क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। ये जो आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या? 1H1, फिर ये 1H2 जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, और फिर 1H3, यानी कि एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है? 1 है। मास क्या है? इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो ये क्या है? ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, इसको बोलते हैं, सेकंड वाले को ड्यूटेरियम, तीसरे वाले को ट्रिटियम। तो उसी तरह बोल रहा है कि आप बोलो इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट नंबर ऑफ आइसोटोप्स किसके हैं? तो ऑप्शन है लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम एंड पोलोनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? पोलोनियम, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, पोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 94 है, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, और लेकिन पोलोनियम का जो आपका नंबर ऑफ आइसोटोप्स है ये लगभग 33 है, ठीक है। पोलोनियम का 33, यूरेनियम का आपका टोटल लगभग 17 है, ठीक है। तो देखना, ये भी ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा ना, उसका प्रोबेबिलिटी है कि उसका उतना ही ज़्यादा क्या हो? आइसोटोप हो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पोलोनियम। ऑक्सीजन का वैसे 14 होता है और लिथियम का 8 है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस? देखो, पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस जो होता है ना, ये ध्यान रखना है 2 से 3 के बीच में इसका रेंज होता है। अब आंसर देख लो, 2 से 3 का रेंज का किसका है? 2.2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैसोहोल इज अ मिक्सचर ऑफ 90% पेट्रोल, 10% अल्कोहल, 70% पेट्रोल, 30% अल्कोहल, 60% पेट्रोल और 40% अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या होगा? 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल। इसको गैसोहोल को ऑल्सो नॉन एज इसको कहा जाता है E10, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। E10 भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन इज एलॉय ऑफ कार्बन, नैनो फॉर्म ऑफ कार्बन, आइसोटोप ऑफ कार्बन या फिर आइसोमर ऑफ कार्बन? ये नैनो फॉर्म ऑफ कार्बन है ग्राफीन, ये, ठीक है। ये सबसे पहली बात, ये टू डायमेंशनल होता है, 2D होता है, ठीक है, और सिंगल लेयर्ड होता है, ठीक है। और तीसरी बात है इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, ये नैनो मटेरियल तो है ही, और हाई स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ग्राफीन का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने में। अगला क्वेश्चन है, ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, दिस कम्स अंडर। बोल रहा है कि एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर में जितने सारे गैस हैं सेम वॉल्यूम के, उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ये कौन बोलता है? ये कहता है कि एवोगाड्रो, ये कहता है, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ इसी को बोलते हैं। और आपका बाकी जो बॉयल्स लॉ है, ये बॉयल्स लॉ क्या आता है? ये कि भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। और ये लुकास लॉ क्या कहता है कि अगर ये है प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। P और T मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और ये जो चार्ल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ कहता है, ये चार्ल्स लॉ है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कि अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है ये सारा भी, कि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन को क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन को क्या बोलते हैं? ये लुकास लॉ। और चार्ल्स लॉ किसको बोलते हैं? वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को। अब ये अगला क्वेश्चन है, कार्नोटाइट इज एन ओर या मिनरल ऑफ विच मेटल? ऑप्शन है बेरिलियम, क्रोमियम, यूरेनियम और कॉपर। तो ये है यूरेनियम का ओर, ठीक है। ये क्या है? यूरेनियम का ओर। इसका फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला K2UO2, ठीक है, और VO4 होल ट्वाइस, ठीक है, डॉट 3H2O, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला है KUO2 VO4 होल ट्वाइस डॉट 3H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्काइन इज। अल्काइन का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है? ये CnH2n, ये क्या है? अल्केन का है,
केन का है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। CnH2n क्या है, अल्कीन का है, किसका है, अल्कीन का है। और ये क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। CnH2n-2 क्या है, अल्काइन, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्काइन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज यूज्ड फॉर वॉशिंग या क्लीनिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी और इसको साफ सुथरा करने के लिए कौन सा जो सॉल्यूशन है वो यूज़ करते हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं। ईथर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्वारिजिया या फिर नाइट्रिक एसिड। तो ये क्या है, एक्वारिजिया। एक्वारिजिया एक ऐसा है, कोई भी नॉर्मल मेटल को मतलब डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो एक्वारिजिया जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका जो क्या बोलते हैं उसको, इसमें क्या क्या से मिलकर बनता है, ये HCl प्लस HNO3, ठीक है, HCl प्लस HNO3। और किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ए थिन शीट इज मेड बाय बीटिंग एन एलिमेंट दैट एलिमेंट, मतलब एक थिन शीट बनाते हैं बीटिंग, उस पर पीट करके, तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन कैन नॉट बी डन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, डायलिसिस, माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला है इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये नहीं है, बाकी इन तीनों से आप क्या बोलते हैं उसको, कोलाइडल सॉल्यूशंस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये डायलिसिस वगैरह हम लोग क्यों डायलिसिस यूज़ करते हैं ना, किडनी में, किडनी जब फेलियर होता है तो क्या होता है, डायलिसिस ही तो करते हैं, उसमें क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस को ही तो वो छान के निकाल देता है। किडनी हमारा क्या करता है, कोलाइडल सॉल्यूशंस को ही छानता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक्चुअली जो यूज़ है ना, वो यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मतलब सिल्वर प्लेटिंग में, ठीक है, सिल्वर प्लेटिंग वगैरह जो करते हैं, प्लेटिंग करते हैं, इसी को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी यूज़ करते हैं इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस से ही एल्युमिनियम निकालते हैं हम लोग बॉक्साइट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर सेरेब्रम। तो आपको ध्यान रखना है ये सेरेब्रम वाला पार्ट है, ये जो सेरेब्रम है ना, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी में हमारा जो ये क्या मेमोरी रहता है, ठीक है, मतलब जो भी हम याद करते हैं कोई भी चीज़, तो हमारा ये सेरेब्रम पार्ट में ही रहता है, ये सबसे बड़ा पार्ट है आपका क्या बोलते हैं, ब्रेन का। और हम लोग जितना मेमोराइजिंग, जितना लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ये सारा सेरेब्रम से होता है, ठीक है। और ये जो स्पाइनल कोड है ना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो जुड़ा होता है, तो ये स्पाइनल कोड जो है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शंस को ये करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो हमारा स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। क्यों, स्पाइनल कोड हमारा जुड़ा होता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग करते हैं वो स्पाइनल कोड के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। अब ये सेरेब्रम जो है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है, ये क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स जितना भी हम करते हैं अपनी इच्छा से, वो किसके, सेरेब्रम वाला पार्ट जो है उससे होता है, मतलब रेगुलेट। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस जो हमको भूख लगती है, हंगर, ठीक है, और उसके बाद आपका थर्स्ट यानी प्यास वगैरह, ठीक है। और आपका रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस क्या है ना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, भी ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है विटामिन B7, B12, E और K। देखो विटामिन E तो है फर्टिलिटी से, ठीक है, विटामिन E किससे रिलेटेड है, फर्टिलिटी से। और उसके बाद जो विटामिन K है वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग से। विटामिन K किससे भाई, ये ब्लड क्लॉटिंग से। अगर आपका विटामिन K की कमी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। विटामिन B12 जो है वो किससे रिलेटेड है, एनीमिया से रिलेटेड है। और विटामिन B7 क्या है, हेयर लॉस से। तो अब आप देख लो इससे क्या बनेगा, इससे आपका बन जाएगा A का 3 और B का 1, A का 3 B का 1, किसमें, ये A आंसर है, ठीक है। ये आपको ध्यान है। B7 को बायोटीन भी बोलते हैं, B7 को ध्यान रखना है, बायोटीन भी बोलते हैं, बायोटीन है इसका नाम। और B12 को बोलते हैं कोबलामाइन, ठीक है, कोबलामाइन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई एड्स, PCR, रीपा, CD4, इल्सा। तो आपको ध्यान रखना है ये PCR और CD4 और इल्सा का यूज़ करते हैं हम लोग, इसके लिए एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अब आपको मिलाना है इसमें कि कौन सा क्या है, कोलेरा देखो यहाँ विवरियो कोलेडी, ये तो नाम से ही पता चल गया। टेटनस, ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये भी नाम से ही है। TB आपको पता है माइको बैक्टीरिया से। निमोनिया, डिपोकोकस निमोनियाई, तो ये सब मिला हुआ है। अब आप इसके अनुसार जब मिलाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा, A का 3 एक ही में ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इसमें से कौन सा नहीं है।
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। तो देखो भाई, ग्लूकोज फ्रुक्टोज और जो ये जो गैलेक्टोज है, ये तीनों मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ये क्या है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है। सुक्रोज किससे बनता है, यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज करेंगे तब सुक्रोज बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज करेंगे तब ये क्या बना, सुक्रोज बना। बाकी जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। बाकी सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, इसलिए डाइसेक्राइड है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है नॉस्टॉक, अनाबीना, एजोटोबैक्टर या माइकोरहिज़ा। तो इसका आंसर है माइकोरहिज़ा, ठीक है। बाकी ये सारा क्या है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है। अगला क्वेश्चन है, आर्चियोपेट्रिक्स वॉज एन ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन। जो ये आर्चियोपेट्रिक्स है, ये ट्रांजिशनल फॉर्म किसके में, रेप्टाइल एंड एवियन, एवियन एंड मैमल, एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स एंड मैमल। ये क्या है, रेप्टाइल्स एंड एवियन। ये जो आपका डायनासोर्स वगैरह है ना, डायनासोर्स, ये जो है इसमें जो क्या है, कुछ मैमल्स की प्रकृति और कुछ रेप्टाइल्स की प्रकृति, और इसमें बहुत सारे उड़ने वाले भी थे ना। तो इसलिए इन दोनों की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, इसी डायनासोर्स में पाई। और डायनासोर्स ही ना ये आर्चियोपेट्रिक्स का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये रेप्टाइल्स और एवियन के बीच का है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा या अर्थ्रोपोडा। देखो भाई, ये दोनों तो गया आपको, थैलोफाइटा और अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा जो है ना लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल है, ये लार्जेस्ट फाइलम ये किसका, एनिमल किंगडम का है भाई, ये ध्यान रखना, एनिमल किंगडम का, ठीक है। और थैलोफाइटा जो है ना, ये क्या है, ये पूछा क्वेश्चन क्या है, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम क्या है, वो है थैलोफाइटा, ये प्लांट किंगडम का है, ध्यान रखना। अर्थ्रोपोडा आपका ये एनिमल किंगडम का है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर न्यूक्लियस। इसका आंसर क्या है, सबसे बड़ा ये प्लास्टिड होता है, ठीक है, ठीक है। जो जिसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। क्या है, 15, 16, 19, ऑल दी अबव। आंसर है ऑल। आपको ध्यान रखना है 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये सारे किसको, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को हैं, और क्या बोलते हैं उसको, फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या 1986 में हुआ था, EPA 1986, ठीक है। अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन डज द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स। रिट्स जो इशू करती है सुप्रीम कोर्ट, वो कौन से ज्यूरिडिक्शन में, ओरिजिनल, एपेलेट, एडवाइजरी या फिर मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। आप डायरेक्टली रिट इशू करवा सकते हैं, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, इफ़ देयर इज ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ध्यान रखना है किसमें, फंडामेंटल राइट के केस में आप रिट जारी करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो क्या बोलते हैं उसको, आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट जारी करती है, और हाई कोर्ट किसके, आर्टिकल 226 के, ठीक है। आर्टिकल 226 के अंतर्गत कौन, हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट। आपको ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट का ज्यूरिस पावर जो है रिट के मामले में ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केस में ही रिट जारी कर सकती है। बाकी जो हाई कोर्ट है, फंडामेंटल राइट प्लस एनी अदर रीज़न कोई काउज होगा तो उसमें भी रिट जारी कर सकती है, कौन, हाई कोर्ट। और ये किसके, इसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट का, डायरेक्टली आप जा सकते हैं, मतलब ये। अगला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू Comptroller and Auditor General of India consider the following. Its tenure is 6 years or till the age of 62 years. अगला स्टेटमेंट है, remains in office during the pleasure of the president. तीसरा, his salary and other conditions of service are determined by president. तो आपको ध्यान रखना है कि ये 6 year और till, अब ये क्या क्वेश्चन पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, ठीक है। तो 6 year या 62 नहीं बल्कि 65 ईयर्स तक, ठीक है, 6 या 65। रिमेन्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑफिस में नहीं रहते हैं उनके प्लेजर में। हिज सैलरी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, नहीं, डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। कौन सा, पार्लियामेंट, ध्यान रखना है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन, ऑप्शन है आपके कॉकरोच, लायन, पैरोट या फिर मंकी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पहले होता क्या कि भाई देखो, ये जो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ना, वो ब्लड वेसल्स में नहीं होता है,
क्या मतलब हुआ, ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड वेसल में नहीं होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब आप बताओ, लायंस में ब्लड वेसल्स होता ही है, पैरोट में ब्लड वेसल्स होता ही है, मंकी में होता ही है, तो बचा कौन, बचा वो कॉकरोच। ठीक है, यानी कि ब्लड जो होता है ना बॉडी में ऐसे ही फ्लो करता है, जो भी कैविटी मिलेगा। क्या हम लोग के बॉडी में या फिर पैरोट या लायन के बॉडी में जो कैविटी है, क्या उसमें ब्लड फ्लो होता है, उस सब में ब्लड फ्लो होता है। हमारे में बहुत सारी कैविटीज़ है, नहीं, तो हमारे में सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेसल्स में ही ब्लड फ्लो होते हैं। कॉकरोच में ऐसा नहीं है, कॉकरोच के उसके बॉडी में, पूरी बॉडी में ही ब्लड मतलब ऐसे ही फ्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्लोज्ड हैं, ये सारे क्लोज्ड हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और बाकी कॉकरोच क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, अगला ध्यान क्वेश्चन है, which part of the Indian Constitution had been taken from the Constitution of Ireland? DPSP, presidential election system, nomination of members of Rajya Sabha, या all of the above? ये सारे ही क्या हैं, ये हमारे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। DPSP, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा का जो ये है सिस्टम है, वो हम लोग कहाँ से लिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ इज रिलेटेड टू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स? इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी कमेटी? दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, या बोरा कमेटी? तो ये, या फिर ओम प्रकाश कमेटी। तो आंसर इसका 1 2 3 होगा, ये नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी ना, वो ध्यान रखना है 1990 में आई थी, और ये जो है 1998 में आई थी, और वोरा कमेटी 1993 में आई थी। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, DVI। ठीक है, ध्यान रखना है, तो DVI 1990, 1998 और 1993। इंद्रजीत कमेटी जो है ना, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये मेनली मतलब इलेक्शन फंडिंग से रिलेटेड थी, और बोरा कमेटी जो थी ये मतलब कि नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स। ये भी ध्यान रखना है, बोरा कमेटी क्या थी, ये नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, और ये तो था फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, कि भाई फाइनेंस, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अ प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू मेक द सेम पर्सन द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट? गवर्नर ऑफ 2 और एक ही आदमी 2 या 2 से अधिक जगह के स्टेट के गवर्नर बन सकते हैं। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था? 7th, 24th, 42nd या फिर 44th? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, ये कब आया था, 1971 में। कब, ये आफ्टर गोलकनाथ केस 1967। कब आया था, गोलकनाथ केस के बाद। ये गोलकनाथ केस के बाद इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट में ये आया था। गोलकनाथ केस कब आया था, 1967 में। और गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था कि भाई आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ केस में ये जब डिसीजन आया, तब फिर इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर इसको चेंज करने की कोशिश करी। ठीक है, अब 42nd अमेंडमेंट आप जानते ही हैं, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, और ये 1976 में आया था। ये कब आया था, 1976 में। और 44th क्या हुआ था, 1978 में। इसको कौन सी गवर्नमेंट लाई थी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने लाई थी। इसमें आर्टिकल 300A लाया गया था, आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया था 44th में। ठीक है, 44th में क्या था, आर्टिकल 30 को डिलीट कर दिया गया था, और आर्टिकल 30 को नहीं बल्कि आर्टिकल 31 को, इसको आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, और आर्टिकल 300A लाया गया था, जिसके तहत क्या हो गया था, जो आपका जो प्रॉपर्टी राइट है वो लीगल राइट बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, लीगल राइट बन गया था प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेंस इशूड बाय गवर्नर रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम होम? मतलब जो भी ऑर्डिनेंस वगैरह गवर्नर लाते हैं, उसको अप्रूवल कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली? तो आपको ध्यान रखना है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली। उसी तरह जब अगर प्रेसिडेंट लाएगा क्या बोलते हैं उसको, कोई ऑर्डिनेंस, तो उसको अप्रूव कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विच फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अब अगर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू अपर हाउस, नहीं, अपर हाउस नहीं, ये क्या होगा, लोअर हाउस होगा। ठीक है, लोअर हाउस। ठीक, ये अ पर्सन विदाउट बिकमिंग एन MP कैन रिमेन इन द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर फॉर ओनली फॉर 6 months। ये बात सही है। ठीक है, अगला है, द मिनिस्टर टेक्स ओथ बिफोर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बिफोर एज्यूमिंग हिज ऑफिस, नहीं, स्पीकर के सामने नहीं बल्कि प्रेसिडेंट के सामने लेता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द प्रेसिडेंट इज द रियल एग्जीक्यूटिव नहीं बल्कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल कौन होता है, रियल होता है PM। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, तो आज करेक्ट मांगा है, तो क्या होगा, ऑप्शन D। अगला क्वेश्चन है, फेयर एंड
रिम्यूरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड है। FRP कौन अप्रूव करती है? तो भैया अप्रूवल का काम कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही करती है, चेयर्ड बाय PM, चेयर्ड बाय PM, याद रखना है, ठीक है। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी कि CACP, ये जो है ना, ये रिकमेंड करती है, क्या करती है, ये ध्यान रखना, ये क्या करती है, ये रिकमेंड करती है। FRP को रिकमेंड करती है, रिकमेंड्स FRP। रिकमेंडेशन का काम किसका है? CACP का। अप्रूवल का काम कौन है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव टूल फॉर मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ RBI। कौन सा क्वांटिटेटिव क्या बोलते हैं उसको, टूल है? ऑप्शन है SLR, CRR या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये तीनों ही है भाई क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच रीट इज इशूड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक ऑफिस फ्रॉम एन इलीगल असरप्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है सर्टियोरारी या फिर मैंडेमस प्रोहिबिशन क्वो वारंटो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या भाई? क्वो वारंटो। क्वो वारंटो मतलब क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी पूछती है अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछती है किसी आदमी को, जब गलत तरीके से किसी पोस्ट पे चला जाता है तो उसको पूछती है बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हेयर, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वो वारंटो। प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं? टू फॉरबिड, ठीक है। प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं? टू फॉरबिड भी बोलते हैं, ये सब ध्यान रखना है आपको। मैंडेमस को क्या बोलते हैं? वी कमांड। मैंडेमस को वी कहते हैं, वी कमांड, ठीक है। सर्टियोरेरी को क्या बोलते हैं? टू बी सर्टिफाइड। क्या भाई? टू बी सर्टिफाइड, ये सब भी ध्यान रखना है। और आपको पता है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत कौन जारी करती है? रीट जारी करती है हाई कोर्ट, ठीक है। और टोटल रीट्स कितने होते हैं? टोटल रीट 5 होते हैं, ठीक है। ये 4 यहाँ पर है और एक होता है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, ये ठीक है। और इसको बोलते, इसको, इसका नाम क्या है? टू हैव द बॉडी या ब्रिंग द बॉडी, ठीक है। जिस तरह सबका नाम है ना, वी कमांड, टू फॉरबिड, ये सारा, तो उसको बोलते हैं टू हैव द बॉडी। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट पॉपुलर मेजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन को किससे मतलब कि किस तरह से मेजर किया जाता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, IIP, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर PPI। तो इसका आंसर क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम या फिर सर्विस। देखो कस्टम और सर्विस तो हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, ये तो दोनों गया। पर्सनल टैक्स यस डायरेक्ट टैक्स है, और कॉर्पोरेशन टैक्स यस ये इंडिविजुअल के लिए है, और ये क्या है? कंपनीज़ को लिए है, कंपनीज़ को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा कम्युनिटी इज रिलेटेड टू सिख इंडस्ट्रीज, टैक्स रिफॉर्म, इंश्योरेंस सेक्टर या फिर क्या बोलते हैं उसको, बैंकिंग सेक्टर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंश्योरेंस सेक्टर से, ठीक है। और ये कब आया था? ये ध्यान रखना है 1993 में, ठीक है, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, वेज फंड थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय JM केनीज, JB JR हिक्स, JS मिल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है JS मिल। इसका वेज पॉपुलेशन थ्योरी क्या होता है? ये कहता है कि वेज पर वर्कर इज इक्वल टू होता है वेज फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या मतलब है? नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़ जाएगा तो वेज पर, ये अगर बढ़ जाएगा तो वेज पर वर्कर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, समझ रहे हो? तो यही चीज़ है, इसको बोलते हैं वेज फंड, क्या चला गया? वेज फंड थ्योरी, ठीक है। इसको कौन लिया था? JS मिल ने। अगला क्वेश्चन है कि, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट विद द इंक्रीज इन द बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक रेट अगर बढ़ा देगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो क्या इफेक्ट होगा? डिक्रीज इन मनी सप्लाई इन लिक्विडिटी, बिल्कुल सही है भाई, बैंक रेट बढ़ जाएगा। अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो पैसा लेना उतना आसान नहीं होगा, तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई हो जाएगी मार्केट में। इंक्रीज इन मनी सप्लाई गलत हो जाएगा, तो काट दो। डिक्रीज इन द क्रेडिट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक, बिल्कुल सही है कि भाई जैसे ही बैंक रेट बढ़ जाएगा तो अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लो बैंक जो लेती थी RBI से पैसे लेती थी, वो पैसा ले नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि बैंक रेट बढ़ चुका है, तो वो पैसे लेने में कमी करेगी। पैसे लेने में का जितना कम करेगी उतना ही इधर जो अपने कस्टमर्स को कम दे पाएगी, ठीक है, दे भी कम पाएगी, इसलिए बैंक का जनरेटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इंक्रीज इन द क्रेडिट जनरेट, नहीं, बिल्कुल है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, क्या हो जाएगा? 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 मेजर फैक्टर ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सही बात है, यही होता है, ठीक है, ये तो रटा हुआ है सबको, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन है, न्यू कैस्टल पोर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्ट पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कौन से कंट्री में है ये न्यू कैस्टल पोर्ट? और इसको क्या होता है? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्ट पोर्ट है। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिजिकल पॉलिसी जो बनाती है उसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता? फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। देखो कुछ हद तक हमारा कोशिश करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए तो होता ही है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो लोगों के बीच में, तो इस तरह की पॉलिसीज़ को लाते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी ऊपर आ सकें। तो ये नहीं है, क्या समझिएगा, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है कि भाई नॉट ने बोला है ना, नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वह ए बी और डी, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इंटर स्टेट ट्रेड को रेगुलेट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू डिफिसिट फिजिकल डिफिसिट इज ऑलवेज। देखो रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डिफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और फिजिकल डिफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो फिजिकल डिफिसिट हमेशा क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा ही होगा रेवेन्यू से। ठीक है, क्योंकि उसमें टोटल वाली बात होती है। बाकी आप ये देख लो, टोटल एक बार बढ़िया से देख लो, ये सारा फॉर्मूलाज वगैरह लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये देख लो, ये सारा आप लिख लो। ठीक है, ये सारी चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर एक बार पॉज करके देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, which is the correct sequence of hills given below starting from north to south। नॉर्थ टू साउथ अगर हम जाएंगे, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो किस तरह से हिल्स मिलेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो आप आपके ये देखना है नल्लामलाई, नीलगिरी, जाविदी या फिर अन्नमलाई। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? ये नल्लामलाई हिल्स, जाविदी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, फिर अन्नमलाई हिल्स, ये आपके सीक्वेंस होंगे। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक एक आप ध्यान रखना, इसका होता है कैन शी गो। ठीक है, कैन शी गो जापान, JAPAN। ठीक है, सी से होगा कार्डेमन हिल्स। ठीक है, और ये जो है ना, ये साउथ टू नॉर्थ है, ये साउथ टू नॉर्थ का मतलब ट्रिक है। आप इसमें से नॉर्थ टू साउथ निकालोगे ना, आराम से इसको सजा लेना ऊपर से। सी से कार्डेमन हिल्स। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, मतलब साउथ में सबसे साउथ में क्या मिलेगा आपको? कार्डेमन हिल्स मिलेगा, फिर उसके बाद अन्नमलाई, फिर उसके बाद नीलगिरी, फिर शी से शेबरॉय। ठीक है, और जी से कुछ भी नहीं यहाँ पे, जा से होगा जाविदी, और पा से पालकोंडा हिल्स, और एन से नल्लामलाई हिल्स। तो ये नल्लामला हिल्स, तो ये होगा साउथ टू नॉर्थ, तो उसमें से आप सजाएंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैन शी गो टू जापान। ठीक है, अगला है, बिटवीन विच टू कंट्रीज इज दी 38th पैरेलल लाइन इज लोकेटेड। 38 जो पैरेलल है वो किन दोनों के बीच में? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका आंसर है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में क्या है? 38 डिग्री पैरेलल लाइन। वियतनाम है 17th डिग्री। ठीक है, ये वाला 17। अमेरिका वाला आपको ध्यान रखना 49th पैरेलल। ठीक है, ये 17th पैरेलल वियतनाम और इसके बीच में, अमेरिका में इसके बीच में ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। 38 नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम 17th, और अमेरिका और कनाडा नहीं 49। ठीक है, ऑन जनवरी 3 द फिनोमिनन ऑफ पेरीहेलियंस अकर्स। व्हाट डज इट इंडिकेट? ऑन दिस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर इक्वल। नहीं, ये इक्विनॉक्स में होता है। ठीक है, गलत है। द डे इज कोल्डेस्ट, नहीं भाई ऐसा नहीं है। अर्थ डिस्टेंस टू द सन इज शॉर्टेस्ट ऑन दिस डे, अर्थ इज फारदेस्ट, ये सही है। पेरीहेलियन जो है ना, पेरीहेलियन, ये पी से पेरीहेलियन, पी से पास। ठीक है, एपीहेलियन दूर वाला, पेरीहेलियन पी से पास याद रखिएगा, पी से पास। तो पी से पास मतलब पेरीहेलियन, मतलब ये सबसे शॉर्टेस्ट डे हो, मतलब कि सन इज द शॉर्टेस्ट ऑन दिस डे। और ठीक है, फारदेस्ट नहीं, ये जो लिखा ना, ये फारदेस्ट नहीं, फारदेस्ट होता है एपीहेलियन में, और मतलब क्लोजेस्ट होता है कब? ये होता है आपका पेरीहेलियन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड लार्जेस्ट इन इंडिया? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसाइडियस और अल्पाइन, या फिर मैंग्रोव। ये तो गया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन उतना नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में है थोड़ा सा, उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका वेस्टर्न घाट में। ठीक है, इन सारे लोकेशंस में थोड़ा, तो ये बाकी जगह पे हमको क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक। ठीक है, एंड इट्स मेटामॉर्फिक फॉर्म। ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है, इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या होता है? शीट या फिर जेनेसिस, स्लेट या मार्बल। तो इसका आंसर क्या होता है? ये जेनेसिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिएंडर ऑफ रिवर्स विच इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के रूप में जो मिएंडर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चौर, बिहार में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोमैडिक ट्राइब? कोसाक, मसाई, लेप्चा या पिग्मी। तो ये बताना है कि इसमें से नोमैडिक ट्राइब कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है लेप्चा। ठीक है, ये लेप्चा ट्राइब जो है ये हमारा पाया जाता है सिक्किम, दार्जिलिंग में, सिक्किम
और दार्जिलिंग वगैरह वाले एरिया में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो लेफ्ट राइट है ना, ये सेटल्ड है, ठीक है। ध्यान रखना है कि भाई सिक्किम और दार्जिलिंग है, ये सारा क्या हिल स्टेशन है, मस्त है, देखने का जगह है, वहाँ पे लोग सेटल होकर के ही रहेंगे ना, कि ताकि टूरिस्ट आएगा, मजे से पैसे कमाना है, ठीक है। इस तरह से ध्यान करके याद रखना है कि भाई लेप्चा ट्राइब है। मसाई ट्राइब कहाँ का है? ये ईस्ट अफ्रीका का है, ठीक है। ये केनिया और तंजानिया वाले रीजन में। कोसाक आपको मिलेगा यूक्रेन रसिया वाले रीजन में, ठीक है। और ये जो पिग्मी है, ये पिग्मी मिलेगा आपको सेंट्रल अफ्रीका यानी कॉन्गो बेसिन में, ठीक है। ये कॉन्गो बेसिन में ध्यान रखना है, कॉन्गो बेसिन, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका वाले रीजन में। ठीक, अगला है लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम विच लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो आपको ये पता है कि आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट करता है। ये ट्रोपोस्फीयर क्या बोलते हैं उसको, सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है, जो कि 0 से 12 किलोमीटर तक का रेंज का होता है। और फिर स्ट्रेटोस्फीयर कितना होता है? 12 से 50 किलोमीटर का, ठीक है। और उसके बाद 50 से 80 क्या होता है? 50 से 80 होता है मीसोस्फीयर, ये ध्यान रखना है। और ये मीसोस्फीयर ये कोल्डेस्ट होता है, ये भी ध्यान रखना है, ये कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आयोनोस्फीयर, जो कि होता है 80 से लेकर के 600 किलोमीटर तक, ठीक है। इसी आयोनोस्फीयर लेयर में आपका रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करता है, और हमारा स्पेस स्टेशन वगैरह इसी में है, ठीक है। आपको ऑरोराज जो है इसी आयोनोस्फीयर स्फीयर में ही मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो 600 से ऊपर उसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इट्स लोकेशन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। कोटा राजस्थान वाला सही बात है, कोटा राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र, ये भी सही है। काकरापाड़ा कर्नाटका नहीं, ये बल्कि काकरापाड़ा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। और ये तारापुर महाराष्ट्र है ना, ये फर्स्ट हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट था, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। कौन सा था? वो हमारा था तारापुर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड कौन नहीं है? अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, मंगोलिया लैंडलॉक्ड है, बोलीविया लैंडलॉक्ड है, ठीक है। रसिया क्या इतना बड़ा है, इतना सारा उसके पास क्या बोलते हैं उसको, जो कोस्टल एरियाज़ है, तो रसिया होगा आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। अगला आपको मैच करना है कि कौन किससे मैच करेगा। देखो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और कंट्री है, कहाँ पे बोला जाता है? कैटनबेरी कहाँ मिलता है? न्यूजीलैंड में। पुस्ताज हंगरी में। वेल्ड साउथ अफ्रीका में। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको मिलाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 2, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ विच लेक इज़ कॉल्ड पर्ल ऑफ सर्बिया। पर्ल ऑफ सर्बिया किसको बोलते हैं? तो लेक बैकाल, ग्रेट बैरियर लेक, विक्टोरिया लेक या जॉनसन लेक, इसको बोलते हैं लेक बैकाल, याद रखना। विक्रम बैताल है ना, वही बैताल, रसिया बैताल, ठीक है। लेक बैताल बैकाल। अगला क्वेश्चन है वेयर डज दी नॉर्वेस्टर्स दैट अफेक्ट्स दी ईस्टर्न बिहार ओरिजिनेट। ईस्टर्न बिहार में यानी कि किशनगंज और पूर्णिया, कटिहार, इस वाले एरिया में जो नॉर्वेस्टर्स आते हैं वो कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? वो कहाँ होंगे? बे ऑफ बंगाल में होंगे। सबसे बगल में क्या है? बे ऑफ बंगाल। कहाँ होगा? बे ऑफ बंगाल में होगा। बाकी ये सारा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस ऑल द रेंजेस ऑफ हिमालयाज। रावी, सतलज, ब्यास और चिनाब। तो इसका आंसर क्या होगा? सतलज। अब ये आपको ये सतलज जो होता है ये कहाँ ओरिजिनेट होता है? नियर मानसरोवर, मानसरोवर। और ये कहाँ है? तिब्बत में। अब बताओ ये तिब्बत से जब आएगा उधर से, चाइना के तिब्बत से, तो ये सारे रेंजेस है ना, शिवालिक रेंज और क्या बोलते हैं हिमालयन के अदर रेंजेस को ये कट करता हुआ आएगा, तो ये सतलज है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द पर्जियन रूल हैव बीन इम्पोज्ड इन बिहार सो फार। अब तक कितना? 8 बार। पहली बार कब हुआ था? पहली बार हुआ था 1968 में। कब हुआ था पहली बार? 1968 में। और लेटेस्ट कब हुआ था? लेटेस्ट हुआ था 2005 में, ये भी ध्यान रखना है। लास्ट बार कब लगा? 2005 में। सबसे पहले फर्स्ट टाइम लगा था 1968 में। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हेल्ड द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। भोला पासवान शास्त्री, सतीश प्रसाद सिंह या केदार पांडे। तो इसका आंसर क्या है? सतीश प्रसाद सिंह, सिर्फ 5 डेज़ के लिए, ठीक है। सतीश प्रसाद सिंह सिर्फ कितने? 5 डेज़ के लिए। और ये 1968 जो वही है ना, पहली बार जब ये लगा था 1968 के टाइम में बने थे, ठीक है, जिसमें इमरजेंसी पहली बार लगा था बिहार में। भोला पासवान शास्त्री जो हैं ये 13 दिन के लिए बने, ठीक है। और केदार पांडे ये बने 1 साल के लिए, ठीक। ये भोला प्रसाद शास्त्री जो ना फर्स्ट दलित पीएम भी है, फर्स्ट दलित सीएम, ठीक है, ऑफ बिहार। ये भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं द सुल्तान हु बिल्ट द फोर्ट एंड जामा मस्जिद एट दरभंगा वाज। दरभंगा में कौन से सुल्तान ने फोर्ट और जामा मस्जिद बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है होम डिड शिशुंगा डिफीटेड एंड इस्टेब्लिश्ड शिशुंगा डायनेस्टी, ठीक है। उद्यान, बिंदुसारा या नागा दशका या फिर डी नॉन ऑफ द। इसका आंसर क्या है? नागा दशका। ये नागा दशका जो थे ये लास्ट रूलर थे किसके? हरयांका डायनेस्टी के। किसके?
यांका डायनेस्टी के थे, ये लास्ट रूलर। इन्हीं के मिनिस्टर थे कौन? शिशुंगा, और उन्होंने इनकी हत्या करके शिशुंगा डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी थी। तो लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी कौन थे? नागा दशका। अगला क्वेश्चन है, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगधा फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्रा? वैशाली से पाटलिपुत्रा किसने शिफ्ट करा था? तो इसके ऑप्शन है कालाशोका, शिशुंगा या नागा दशका या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है? कालाशोका। इन्होंने शिफ्ट करा था मगध से वैशाली, ठीक है, सॉरी वैशाली टू पाटलिपुत्रा, पहली बार पाटलिपुत्रा वही ने। अगला क्वेश्चन है, अजात शत्रु यूज दी न्यू वेपन्स लाइक शीला कांतका या फिर रथ मुसल्ला, ठीक है, शीला कांतका और रथ मुसल्ला, ये सारे जो नए वेपन्स थे इन्होंने अजात शत्रु ने यूज़ करे थे। किसके खिलाफ यूज़ करे थे आपको बताना, वज्जी, अवंती, कौशला या फिर मोराउद्दीन वन ऑफ द। ये पहली बार यूज़ करे थे किसके? वज्जू की। वज्जी जो फेडरेशन ये था उसके खिलाफ किए थे उन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईरानियन ट्रेवल अब्दुल लतीफ़ केम टू बिहार ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर? तो अब्दुल लतीफ़ जो आए थे बिहार वो किस मुगल रूलर के टाइम में आए थे? ये सबसे पहली बात आए थे कब? 1609 ईस्वी में आए थे। अब आप बताओ 1609 में 1605 तक कौन थे? अकबर, ठीक है। अब अकबर के बाद कौन आया था? जहांगीर। तो जहांगीर कब होते? 1605 से 1629, 28 या 29, हाँ, ये जो है जहांगीर थे उस समय कब? 1605 से 1628 या 29, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्टैब्लिश? बिहार प्रोविंशियल BPKS को इस्टेब्लिश किसने करा था? आपको पता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इन्होंने कब करा था? 1929 में। कब? 1929, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेंडाई फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेड फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन बिहार? तो ऑप्शन हैं 10, 15, 17। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 2015। अब देखो, बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप जो है वो कब है? बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप लाया गया था। ये क्या है? इसी फ्रेमवर्क को लागू करते 2015 से 30। ये भी ध्यान रखना है, बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप क्या है? 2015 से 30। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लीडिंग द जूट प्रोडक्शन? तो जूट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, देखो बंगाल के बगल में कौन है? मतलब बांग्लादेश के बगल में बंगाल, बंगाल के बगल में सबसे ज़्यादा कौन है? बिहार वाला सबसे क्लोजेस्ट पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। तो ये होता है पूर्णिया में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है? पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज सिचुएटेड इन मुंगेर? मुंगेर में कौन सा वाटर बॉडी? सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषिकुंड या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर ये सारे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी एज पर 2011 सेंसस? लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी किसका है? रोहतास, पूर्णिया, सहरसा, शिवहर या तो इसका आंसर क्या है? सहरसा। ये क्या है? फीमेल लिटरेसी में सबसे कम है। मेल लिटरेसी में सबसे कम कौन है? मेल में है पूर्णिया, ये ध्यान रखना, मेल में पूर्णिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मीटिंग को हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है, ठीक है। जैसे कैबिनेट काउंसिल ऑफ के मीटिंग को चीफ प्राइम मिनिस्टर करता है, तो इसी तरह यहाँ पे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन करता है? ये करता है आपका चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, whom does the district council president submit his resignation? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डेप्टी चेयरमैन या फिर डिस्ट्रिक्ट जज? इसका आंसर वेरी सिंपल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेकर देता है वो, ठीक है, डीएम को। अगला क्वेश्चन है, द जूविन प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद मॉनिटरिंग लाइव स्टॉक डिजीज थ्रू AI बेस्ड सेंसर, रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ जीनोटिक वैक्सीन लाइक एंटी रेबीज एंड एंटी सेनम या फिर इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फीड डिस्ट्रीब्यूशन वाइल्ड लाइफ डिजीज सर्वेलेंस इन फॉरेस्ट? तो इसका आंसर है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ जीनोटिक वैक्सीन इन एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम। ये आपका जो एडिटोरियल वाला क्वेश्चन जो करंट अफेयर है उसमें मिल जाएगा आपको, बाकी और भी जगह पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? मिनिमम एज कितना चाहिए? 25 साल चाहिए असेंबली के लिए, ठीक है। लेकिन अगर लोकल इलेक्शन जो ग्राम पंचायत के लिए वो कितना चाहिए? ग्राम पंचायत के लिए 21 साल चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, with reference to HPV vaccine initiative India, consider the following. It aims to vaccinate girls between 9 to 14 years to prevent cervical cancer. 9 to 14 years बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। 9 to 14 ये याद रखिएगा, और सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है। इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं, ये इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये ध्यान रखना, फैमिली वेलफेयर, ये ध्यान रखना। अगला तीसरा, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, सर्वाइकल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। तो 1 and 3 आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? 1 and 3।
अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर 2025 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द अमेंडमेंट एम टू अलाउ 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन न्यूक्लियर पावर एनर्जी। बिल्कुल नहीं, 100% नहीं, बल्कि ये 49%, ठीक है, 51% अभी भी भारत के पास रहेगी, भारत सरकार के पास। अगला क्वेश्चन है, द सिविल लियाबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 बीइंग अमेंडेड टू इनकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 19 करंटली रेस्ट्रिक्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी सही है। तो इन्हीं दोनों जो एक्ट है ना, इन दोनों में अमेंडमेंट लाया जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंडेक्स वाज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बिल्कुल सही है ये वाली बात, ठीक है। गुजरात रैंक द फर्स्ट अमंग द बेस्ट कैटेगरी, ये भी सही है। इसके साथ इसके नीचे तेलंगाना है जस्ट, ठीक है। और तीसरा, ओनली 2 ग्राम पंचायत वेर इंक्लूडेड इन A+ कैटेगरी। बिल्कुल वहाँ पे गलत लिखा, क्लियर कट लिखा हुआ है 9 ग्राम पंचायत, 9 ग्राम पंचायत वेर इंक्लूडेड इन A+ कैटेगरी। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज बाय नीति आयोग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उड़ीसा सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द इंडेक्स, ठीक है। नीति आयोग जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 निकाला उसमें उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है, उड़ीसा टॉप किया है। और बिहार रैंक्ड अमंग द टॉप 5, बिल्कुल गलत है। और द इंडेक्स एसेसेस द स्टेट्स बेस्ड ऑन फिजिकल डिफिसिट, डेप्ट लेवल्स, रेवेन्यू, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्वेश्चन क्या बना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार का जो क्या बोलते हैं रैंक है वो कितना है, वो 13 है। बिहार का रैंक कितना है, बिहार का रैंक 13 है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच 2 इंडियन साइट्स इंडियन टेक्स्ट वेयर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। तो इसका ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, ऋग्वेदा, महाभारत, भगवद गीता, नाट्यशास्त्र, यही आंसर है, ठीक है, रामायण। तो ये दोनों ही हुए हैं। तो अभी टोटल इंडिया का कितना हो गया है, ध्यान रखना। टोटल यूनेस्को के यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में टोटल इंडिया के जो क्या एंट्री है वो कितनी है, टोटल 14 हैं, जिसमें से 11 तो हैं वर्ल्ड रजिस्टर में और प्लस 3 है एशिया पैसिफिक रजिस्टर में, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू युगीन भारत नेशनल म्यूजियम कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। और ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ही बनाया जा रहा है। इट विल बी लोकेटेड इन द हिस्टोरिक नॉर्थ साउथ ब्लॉक्स ऑफ न्यू दिल्ली, ये भी सही है। द म्यूजियम इज बीइंग डेवलप्ड विद द टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम नहीं बल्कि ये फ्रांस म्यूजियम, ये ध्यान रखना, ये क्या है, फ्रांस म्यूजियम से। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, करेक्ट मांगा है, तो 1 और 2 कहाँ है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वेर रिसेंटली एडेड टू द पार्लियामेंट्री ट्रांसलेशन सर्विस एज अनाउंस्ड बाय लोकसभा ओम बिरला। मतलब अब जो पार्लियामेंट के जितने जो भी सेशंस वगैरह होंगे उसका जो सारा डिटेल है वो इन लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध होगा। तो कौन कौन सा है, बोरो, डोंगरी, कोंकणी, मैथिली, उर्दू। तो आपको ध्यान रखना है टोटल 6 हैं, जिसमें एक बोरो है, दूसरा डोंगरी है, तीसरा मैथिली है, ये उर्दू भी है, कोंकणी नहीं है, ठीक है। और ये 4 हो गए, और 2 है, एक मणिपुरी और अगला जो आपका है संस्कृत, ठीक है। आपको पता होगा कि इसमें बहुत संस्कृत को ऐड करने के लिए बहुत सारा ये भी हुआ था, क्या बोलते हैं, बहसबाजी भी हुई थी किसमें, आपके सदन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4, 5। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना मणिपुरी और संस्कृत भी है। तो टोटल 6, याद रखना, टोटल 6, टोटल कितना, 6 नए भाषा को ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक ऑपरेशनल सिंस जुलाई 2024 हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। नंदनकाना जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल, नेहरू जूलॉजिकल पार्क तेलंगाना, या फिर अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखना, ये पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल, यानी कि दार्जिलिंग वाला, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये कहाँ हुआ था भाई, इंडिया, स्विट्जरलैंड, उज्बेकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। कहाँ पे हुआ था, ताशकंद, उसकी कैपिटल ताशकंद में हुआ था, ठीक है, ताशकंद में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनेस्को एडेड 16 न्यू साइट्स टू इट्स ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। विद दिस व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल जियो पार्क अक्रॉस द वर्ल्ड इन 2025। तो पहली बात ध्यान रखना है कि अभी रिसेंटली 16 ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने से टोटल जो हुआ है वो कितना हो गया, वो क्या हो गया, 229 हो गया, ये ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि भाई ये 16 हुआ है, ठीक है, टोटल ये 16 नया ऐड किया गया इस बार। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्ड। भाई जितने भी नए रजिस्टर्ड पैसेंजर कार्ड होंगे वो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। ये कौन लाया है, नीदरलैंड, जर्मनी, स्वीडन या फिर नॉर्वे। ये नॉर्वे है ना, नॉर्वे, नो है ना, तो नो टू
आप ध्यान रखना नो टू फॉसिल्स, ठीक है। नो से याद रखना नॉर्वे, ये नो टू फॉसिल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि which of the following statement is correct regarding the world's first feature film made entirely using artificial intelligence? It is titled The Wizard of Oz and has been produced by Microsoft. B option है it is the first AI generated film by Netflix. अगला ऑप्शन है it is titled The Wizard of Oz produced by Google and Magnopus Studio. और D option है it is animated film developed by Pixar using traditional technique. तो इसका आंसर क्या होगा? It is, इसका जो टाइटल था द विजार्ड ऑफ ऊज, प्रोड्यूस्ड बाय गूगल एंड मैग्नोपस स्टूडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनोज इरप्टेड इन द फिलीपींस लीडिंग टू इवैक्यूएशन अलर्ट्स एंड फ्लाइट डिस्टर्बेंस? ऑप्शन है माउंट मायानो, माउंट पिनातुबो, माउंट कनालाओन या ताल वोल्केनो। इसका आंसर है माउंट कलानाओ, ठीक है, कानलाओन। अगला क्वेश्चन है which of the following statement is correctly describe the biomass mission launched by European Space Agency 2025? It is the Earth observation satellite intended to monitor ocean currents using visible light. It is a mission to provide the first comprehensive measurement of global forest biomass using P-band synthetic aperture and radar enhancing knowledge of carbon storage. यही आंसर है, ठीक है, आंसर बी है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है द इवोल्यूशन एस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्राइमरी एम्स टू प्रमोट सोलर पैनल एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट, इनकरेज स्टार्टअप्स इन बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन, सपोर्ट स्टार्टअप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट्स इन इंडिया, फंड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम अंडर चंद्रयान मिशन। तो इसका आंसर क्या है? सपोर्ट्स स्टार्टअप्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट। हम लोग अभी क्या ईवी पे ज़्यादा जोर दिए हुए ना, तो इसलिए वो ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रीसेंट रिटर्न ऑफ एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसका है नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर रिटर्न आफ्टर 9 months अब्रॉड ऑफ ISS। वो ख़राब हो गया था ना वहाँ पर, तो वो लोग था, तो ये लगभग ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ डेज में 286 डेज रहा था वो लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला द क्रू रिटर्न टू द अर्थ यूजिंग स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, स्पेस एक्स का था और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से आया था, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला और तीसरा इसमें रशियन कॉस्मोनॉट्स ऑल्सो रिटर्न विद देम, ये भी सही है, ठीक है। और ये जो रशियन का नाम था उसका नाम था अलेक्जेंडर गोरबुनोव, ठीक है, गोरबुनोव, अलेक्जेंडर गोरबुनोव, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ टोटल याद रखना, टोटल ये 2 + 1 3, टोटल 4 लोग आए थे, ये भी ध्यान रखना आप लोग। टोटल कितने आए थे? 4 लोग। और चौथे का नाम था निक हेग, चौथे का नाम क्या था? निक हेग, ठीक है, ये 4 लोग आए थे रिटर्न। अगला क्वेश्चन है द ल्यूपेक्स मिशन ऑल्सो नोन एज चंद्रयान 5। सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि ल्यूपेक्स मिशन को जो दूसरा नाम हो गया है चंद्रयान 5 इज ए लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट ज्वाइंटली अंडरटेकन बाय इसरो और जापान का है। तो जापान का कौन सा है? जाक्सा, तो इसरो और जाक्सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल लॉन्च्ड अंडर द इंडिया AI मिशन टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट? एक मिनट, हाँ, तो क्या है? टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस infrastructure in India, to provide GPU access, cold storage, cloud storage and AI tools to research and startup for developing India-centric AI models, या to regulate data privacy standard for AI development in India, या to replace traditional computing platforms in government offices and AI based system। तो इसका आंसर क्या है? ये है to provide GPU access, cloud storage and AI tools, research and startup for developing India-centric AI model, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज़ को आपको मिलाना है कि किसको क्या मिला है। सबसे पहली बात है पीस मिला है निहोन हिंदाल को, क्या है? पीस, ये जापान की एक संस्था है, ठीक है। हांगकांग को लिटरेचर के लिए मिला है, ये साउथ कोरिया की पहली बनी है, ठीक है। और जॉन जंपर को मिला है केमिस्ट्री के लिए, और डैरोन एस मोगलू को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। तो आप जब इसको मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding ICC award. Jasprit Bumrah won the both ICC Men's Cricketer of the Year and ICC Test Cricketer of the Year। ये दोनों मिला है जसप्रीत बुमराह को, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्मृति मंदाना वाज डिक्लेयर्ड ICC वुमन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, नहीं T20 नहीं थी ये, स्मृति मंदाना को मिला है क्या बोलते हैं उसको, आपका ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये T20 नहीं बल्कि क्या है, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के मिला है, ठीक है। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। अब आप देखो दूसरा गलत है कहीं, ये दो सब गलत है, तो आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। पहले देख लेते हैं और भी। एमिलिया केर फ्रॉम न्यूजीलैंड
वॉन दी आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। दोनों जगह T20 था तो एक तो गलत होना ही था। तो ये है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हीं को मिला है, ये ध्यान रखना है। अगला है रिचार्ड इलिंगग्रोथ गोवर्थ ऑफ इंग्लैंड रिसीव आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर। तो आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर रिचार्ड इलिंगवर्थ को मिला है, इंग्लैंड के हैं ये, इनको मिला है, तो ये भी सही स्टेटमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मिस वर्ल्ड 2025 वाज हेल्ड इन हैदराबाद इंडिया। ये बात सही है, मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ है इस बार, हैदराबाद में हुआ है। ओपल सुचाता चौंगश्री फ्रॉम थाईलैंड वॉन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल। ये भी बिल्कुल सही है, थाईलैंड की है ये, ठीक है। विक्टोरिया कजेर फ्रॉम डेनमार्क वॉन मिस यूनिवर्स 2025 हेल्ड इन मैक्सिको। मिस यूनिवर्स कहाँ पे हुआ है, वो हुआ है मैक्सिको में, और उसकी विजेता कौन हुई है, विक्टोरिया कजेर। विजेता विक्टोरिया कजेर, विक्ट्री है ना, तो ये तीनों है। नंदिनी गुप्ता रिप्रेजेंट इंडिया इन मिस यूनिवर्स 2025। नहीं, मिस, ये जो मिस यूनिवर्स नहीं बल्कि मिस वर्ल्ड, ये जो यहाँ पे हुआ था ना, मिस वर्ल्ड के लिए रिप्रेजेंट करी थी, इसलिए ये चौथा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट माधव गडगिल रिसीव द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये बिल्कुल सही है, माधव गडगिल को मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। द UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इज कंसिडर्ड द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट इन्वायरमेंट ऑनर। बिल्कुल सही है, इसका हाईएस्ट इन्वायरमेंट ऑनर, और ये करेक्ट पूछा है तो दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज विद द रॉयल नेवी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द गल्फ ऑफ एडन। किसके साथ किया है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर जापान। इसका आंसर क्या है, अभी रिसेंटली हमने पास कराया किसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। डी गुकेश वाज द वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर हिज अचीवमेंट्स इन चेस। बिल्कुल डी गुकेश को मिला है ये ध्यान रखना है। इन 2024 अर्जुना अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन 32 स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडिंग एथलेटिक्स फ्रॉम बोथ एबल बॉडीड एंड पारा। ये बिल्कुल सही है, ये वाला भी, ठीक है। अगला है हरमनप्रीत कौर रिसीव्ड खेल रत्न अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन वुमन हॉकी। हरमनप्रीत कौर नहीं, हरमनप्रीत सिंह है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, हरमनप्रीत सिंह है। तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2, क्या हो जाएगा 1 एंड 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पद्मा अवार्ड 2025। पद्म अवार्ड जो अभी 2025 में दिया गया है उसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। ए टोटल ऑफ 139 अवार्ड्स वेयर अनाउंस्ड इन 2025 इंक्लूडिंग पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 139 पद्म अवार्ड्स, ये बिल्कुल सही है। 139 से आपको याद रखना रेलवे का जो हेल्पलाइन लाइन है ना, बस वैसे याद रखना, रेलवे हेल्पलाइन यही है, 139 है, ठीक है। तो उससे याद रखना है कि ये पद्म अवार्ड टोटल इस बार 139 ही मिले हैं। नोटेड क्लासिकल सिंगर शारदा सिन्हा फ्रॉम बिहार वाज कन्फर्ड पद्म भूषण अवार्ड पोस्टफेमसली। अभी जो शारदा सिन्हा जो जिनका डेथ हुआ है तो उनको क्या मिला है, पद्म भूषण नहीं, ये मिला पद्म विभूषण। क्या मिला है, पद्म विभूषण नहीं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है ओसामू सुजुकी अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम जापान वाज अवार्डेड पद्म विभूषण पोस्टफेमसली। तो ये भी सही, ये सही है। तो क्या हो जाएगा 1 एंड 3, आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 3। 2 गलत हो जाएगा ना, इनको विभूषण मिला है, ये ध्यान रखना, पद्म विभूषण नॉट पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 54th सिग्नेटरी ऑफ आर्टेमिस अकॉर्ड कमिटिंग टू पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन इन कोलैबोरेशन विथ नासा। तो ये क्या है, ये 54th मिला है बांग्लादेश, ये ध्यान रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिटरेचर अवार्ड्स। तो विनोद कुमार शुक्ला द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़, ध्यान रखना है, विनोद कुमार शुक्ला पहला राइटर है छत्तीसगढ़ से जिसको मिला है 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगला है कि द सरस्वती सम्मान 2024 was awarded to साधु भादरे श्राद्ध दास for his work रौद्र सात्विकम इन मलयालम लैंग्वेज, ठीक है। तो ये अगला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट है द व्यास सम्मान 2023 was given to पुष्पा भारती फॉर हर हिंदी वर्क यादें और यादें। तो व्यास सम्मान 2024 पुष्पा भारती को, ये स्टेटमेंट तो सही है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि ये मलयालम के लिए नहीं बल्कि ये संस्कृत के लिए मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये संस्कृत के लिए मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 3, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द MOU साइंड बाय इंडिया साइंड
एग्रीमेंट विथ अर्जेंटीना फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। तो बिल्कुल ये वाला सही है। आपको पता है ना ABC ये लिथियम ट्रायंगल है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, ये ध्यान रखना, ABC अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले, ये लिथियम ट्रायंगल है, ठीक है। और इंडिया साइंड एग्रीमेंट विथ वियतनाम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल, गुजरात, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कि कौन सा कहाँ से है, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइक्लोन शक्ति, साइक्लोन दाना, टाइफोन यागी और टाइफोन खारतून। तो सबसे पहले टाइफोन यागी जो है ना, ये कहाँ हो? म्यांमार, लाओस और वियतनाम। पहले ये देख लो। सी का 3 एक ही आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी साइक्लोन जो दाना है, साइक्लोन दाना है वो कहाँ है? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के केस में, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। साइक्लोन शक्ति कहाँ से? ये बे ऑफ बंगाल, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी लास्ट वाला तो हो जाएगा टाइफोन खातून कराथोन कहाँ है? ताइवान एंड फिलीपींस, ठीक है, ये ध्यान। अगला, अब ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपका जब इसका आंसर निकालिएगा तो इसको निकालना क्या? इसको तोड़ना, A² - B² क्या होता है? A + B A - B, तो क्या होगा? ये 199 हो जाएगा, फिर प्लस इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं। 98 और 97 को A + B A - B में कीजिएगा तो कितना होगा? 195, मतलब 4 के गैप में आता जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? 12 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर, 12 - 11 1, 12 + 11 कितना होगा? 23। तो बस ये बन जाएगा आपका एक AP बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP का फॉर्मूला लगाइएगा और ये आपको आंसर दे देगा 4995, ठीक है। अगला रामू और ये 200 डेज 10% ये देता है, ये सारा निकालिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बचेगा उसके पास। आसान क्वेश्चन है, 120। उसके बाद एक इसकी तरफ देख कर बोलता है कि ये सारा कीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा। वो अपने आप के बारे में ही बोल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आपके भाई, जो 41% वोट किसको मिला? जो हारा है। तो 51% किसको मिला होगा? जो जीता होगा, यानी 51% ऑफ X। टोटल वोट कितना होगा? मान लो टोटल वोट X है तो 51% मिला, तो ये क्या? 51X। और क्या बोलते हैं उसको? 51x/100। और जो हारा है उसको कितना मिला? 41x/100। इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो इसको बराबर कीजिएगा कितने के साथ? 5580। तो आपको आंसर फेंक देगा ये X का वैल्यू 331,000। और रेडियाई है 1.5:1। तो एरिया तो कितना होता है? एरिया होता है रेडियस का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो C हो जाएगा। एक मैन फेसिंग करता है, इसको सारे को बैठाइएगा तो ये आंसर हो जाएगा वेस्ट। अगला है कि भाई क्या बोलते हैं, E जो है कि किसके अपोजिट में, E के अपोजिट में क्या है? तो देखो यहाँ A है, यहाँ पे B है। पहले ये देखो, A के सामने यानी कि B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा। A के सामने B भी नहीं होगा और C भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A है, B है। और A के सामने इस वाले डाइस 3 वाले डाइस से जाओगे तो क्या हो रहा है? F भी नहीं होगा और D भी नहीं होगा। तो बताओ टोटल 1 2 3 4 5 हो गए, तो छठा कौन है? E। तो E के अपोजिट में कौन होगा? A ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला, देयर आर सम डेक्स वगैरह, ये सारा निकालोगे आप तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। इसका गोट्स जो है ना, गोट्स आएंगे 12 गोट आएंगे, ठीक है। अब फिर इसको आप सॉल्व करेंगे ये सारा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये वेस्ट, क्या आ जाएगा? वेस्ट। और ये देखो 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना है? 16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 6 का स्क्वायर 36। एक बात ध्यान रखें, ये जो 146 है, 146 का आंसर होगा B, ठीक है। ये ध्यान, 146 का क्या हो जाएगा? 146 का ध्यान रखें, B आंसर आएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। आप ये हमारा सेकंड फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एडिटोरिया का था, इसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू IASPCS Decoder। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।